अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दिस इज फहद अमीन एंड वेलकम टू आवर सेकंड क्लास फॉर IFRS 15। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 स्टेप मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। एंड नाउ आज जो हम चीज शुरू करेंगे उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है एंड इसे हम किस तरीके से रिकग्नाइज करते हैं अपने पास, किस तरीके से इसे रिकॉर्ड करते हैं, ये आज हम अभी सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक दो चीजें और हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन एंड वारंटी स्टफ एंड ऑल। ये सारी चीजें भी IFRS 15 में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती हैं, ये सारी चीजों पे आज हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होती है और व्हाई इज इट नेसेसरी टू बेयर अ कॉस्ट इन ऑर्डर टू obtain or fulfill a contract, and how it would be recognized as an asset. सर, IFRS 15 हमें ये कहता है कि इफ देयर इज एनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट that is directly related to the contract, either to obtain it or to fulfill it, the entity must be recognized this as an asset. The entity must recognize the incremental cost of obtaining or fulfilling a contract as an asset, सिर्फ इस शर्त पे कि हमें ये चीज एक्सपेक्ट है कि रिकवर हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि सर, मैंने एक बंदे को कमीशन पे किया लेट्स जस्ट से 5,000 का, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा सके, तो सर मैं इस 5,000 का एसेट जनरेट कर दूंगा इस सूरत में कि भाई मैंने जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वहां से मुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स तो हमें पता है ना कि भाई पैसे मिलना जो है वो प्रोबेबल होना चाहिए। तो इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हाँ भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे इस बंदे ने दिलवाया है इसके पैसे मुझे पूरे मिल जाएंगे, तो ये जो 5,000 रुपए मैंने पे किए हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें सर। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर दोज कॉस्ट। देखो, अभी जो मैंने बात बोली, अभी मैंने आपको यही बात बोली थी कि 5,000 रुपए मैंने किसी को दिए कि हाँ भाई तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, थैंक यू सो मच, ये तुम्हारा कमीशन 5,000 रुपए। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, तो 1 साल के अंदर जब मुझे वो पैसे मिल जाएंगे तो मैं ये 5,000 रुपए को एसेट रिकग्नाइज कर लूंगा अपने पास, या प्रोबेबल है कि 1 साल के बाद 1 साल तक मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो 5,000 रुपए मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट। और जैसे जैसे मुझे पैसे मिलते रहेंगे मैं इस 5,000 को क्या करता रहूंगा, अपने पास अमोर्टाइज करता रहूंगा, एक्सपेंस आउट करता रहूंगा। अब अमोर्टाइजेशन हम लोग ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं, IS 38 इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में। Costs incurred to fulfill a contract are recognized as an asset if and only if all the following criteria are met. अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर कर रहा हूं तो उसे भी एसेट रिकग्नाइज किया जा सकता है, अगर ये तमाम शराइत पूरी होती हैं तो। पहली शर्त क्या है, द कॉस्ट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा भाई, कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्या मतलब है सर, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो ये कॉस्ट मुझे इनकर नहीं करनी पड़ती, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये कॉस्ट मुझे इनकर करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, द कॉस्ट मस्ट बी रेलेवेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। The cost generate or enhance resources of the entity that will be used in satisfying performance obligation in the future। या फिर मैं ये कॉस्ट इसलिए इनकर कर रहा हूं कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, अगर मैं ये काम नहीं करता तो मेरा काम रुक जाएगा। इट्स बेसिकली द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, राइट। प्राइम कॉस्ट आप एक किस्म की समझ लो, जो आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ी होगी। सो इफ मैं अगर ये चीज इनकर नहीं करता तो मेरा काम रुक जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रुक जाएगी, फुलफिल नहीं होगी। द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। भाई देखो, सीधी बात है, ये 3 शराइत तो लिखी हैं। एक और चीज मैं लिख देता हूं, द कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली। द कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली, क्योंकि मैं किसी भी कॉस्ट को सिर्फ उस वक्त एक्सपेंस या एसेट रिकग्नाइज करता हूं जब वो रिलायबली मेजर हो। अगर वो रिलायबली मेजर्ड नहीं है तो मैं कैसे काम कर सकता हूं उस पर। तो पहली शर्त तो ये होती है दैट द कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा, अब दूसरी बात जो यहाँ लिखी थी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होनी चाहिए। तीसरी चीज, मैं जो काम कर रहा हूं उस काम को कंप्लीट करने के लिए मुझे कॉस्ट इनकर करनी है, तो वो कॉस्ट मेरे लिए एसेट रिकग्नाइज हो जाएगी।
और अगेन चौथी शर्त वही है कि इसके पैसे मुझे रिकवर हो जाएं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पे नीचे ये भी लिखा हुआ है, द एसेट रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑब्टेन और फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट इज अमोर्टाइज्ड on a systematic basis that is consistent with the pattern of transfer of goods or service to which the asset relates। यार सिंपल सी बात करते हैं। एक कंपनी है, लेट्स जस्ट से एबीसी टेक सॉल्यूशंस। भाई एबीसी टेक सॉल्यूशंस जो है वो आईटी बेस्ड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर वगैरह बना के देती है। अब एबीसी टेक सॉल्यूशन को मिस्टर एक्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया और एबीसी ने मिस्टर एक्स को 5% कमीशन यानी कि 5,000 रुपए का कमीशन दे दिया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट था एबीसी का वो हुआ था XYZ एंटरप्राइज के साथ। सर XYZ एंटरप्राइज के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एबीसी को पता ये चलता है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट उनको फुलफिल करने के लिए दे मस्ट बाय सम न्यू इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट गालिबन 20,000 लिख लेते हैं, चलो $20,000 है। $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, $5,000 जो है मैंने कमीशन दे दिया और $20,000 इक्विपमेंट की कॉस्ट है जो मुझे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए इनकर करनी पड़ेगी। मजबूरी है भाई, अगर ये काम करना है तो मुझे इनकर करनी पड़ेगी। अब मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर लिया कि मैंने उनको एक आईटी बेस्ड सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, उसको 3 साल तक मेंटेन मैंने करना है। सर मेरा जो टोटल खर्चा है वो कितना है? 25,000। अब देखो ये समझो, क्या ये 25,000 मेरे पास बतौर एसेट रिकग्नाइज होगा? जी सर, ये 25,000 मेरे पास बतौर एसेट रिकग्नाइज होगा। रीजन बीइंग कि सर ये 25,000 रुपए मैंने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए इनकर किए, फिर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए इनकर किए। लेकिन सर सही, ये सारी चीजें आपकी समझ आती हैं और ये 20,000 रुपए जो मैंने इनकर की तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिलमेंट के साथ, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट के साथ। लेकिन सर ये चीज जरा समझ लें, ये दो शराइत अगर मैं देखूं तो यस, मेरा ये 25,000 रुपए एज एन एसेट रिकॉर्ड होने चाहिए। चलो 25 नहीं, 5,000 तो होने ही चाहिए, वो परफॉर्मेंस फुलफिल हो ना हो, 5,000 तो मैं बतौर एसेट रिकॉर्ड करूंगा। 20,000 रुपए के लिए मुझे ये दो चीजें देखनी है। अगर तीसरी चीज उसमें क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो मैं ऐसे एसेट रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था? दैट द कॉस्ट मस्ट बी रिकवर्ड। अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि हाँ मेरी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी तो सर मेरे पास ये 25,000 रुपए पूरे के पूरे आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में। आई बिलीव कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो आप सबको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने रेवेन्यू रिकग्निशन की तरफ। सर सेल ऑन रिटर्न बेसिस की जहां बात की जाती है तो सबसे पहले उसमें यह देखा जाता है कि ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस है क्या। क्योंकि देखो अक्सर औकात होता क्या है कि हम चीज बेचते हैं और हमें पता होता है कि हाँ ये चीज वापस आ जाएगी ड्यू टू वारंटी क्लेम्स, या समझ नहीं आ रहा आपको सामान, या आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आपके पास वो चीज वापस आने के चांसेस होते हैं। ऐसी सूरत में हाउ डू वी रिकग्नाइज द रेवेन्यू, या हाउ डू वी रिकग्नाइज दैट पर्टिकुलर सेल? आइदर दैट सेल शुड बी रिकग्नाइज एज रेवेन्यू या एज समथिंग एल्स, ये चीज हमें देखनी होगी। देखो सेल ऑन रिटर्न बेसिस में सबसे पहले हम ये देखते हैं
कि एस्टिमेट क्या है कि कितना सामान या कितने अमाउंट का सामान वापस आने का खदशा है मेरे पास। सही है, द अमाउंट ऑफ गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। भाई एक सिंपल सी बात करते हैं, आप अगर कहीं जाते हो फॉर एग्जांपल खाड़ी पे या किसी भी एक्स वाई जेड जैसे जे डॉट वगैरह पे आप जाते हो, तो आपको ये पता है कि वहां पे होता है कि जी 7 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं सामान। और उनको भी पता होता है कि कुछ लोग होंगे जो सामान वापस लेकर आएंगे। अब ऐसी सूरत में खाड़ी या जे डॉट वगैरह या ये एक्सवाइजेलबरी वगैरह ये करते क्या है? सर ये लोग अपना एक एस्टिमेट बना लेते हैं। अच्छा, अब ये एस्टिमेट कैसे बनता है? द मोस्ट लाइकली अमाउंट ऑफ रिटर्न कैन बी डिटरमिन्ड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस और बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज टू द एस्टिमेटेड फिगर्स। सर आप अपना ट्रेंड चेक करते हो, आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस चेक करते हो, हिस्टोरिक इवेंट्स चेक करते हो, तो आपको अंदाजा हो जाता है। और फिर उसकी बुनियाद पे आप एक एस्टिमेट या फोरकास्ट बना लेते हो कि लेट्स जैसे अगर मैंने मैंने 2 लाख की सेल की है, तो उसमें से 5% यानी कि 10,000 की सेल वापस आने के चांसेस हैं मेरे पास। सही, तो हम यूं कर लेते हैं कि सर 2 लाख की सेल है और उसमें से चलो 10% लगा लेते हैं। 10% यानी कि 20,000 जो है वो मेरे पास रिटर्न के चांसेस हैं। अब ये 10% कहाँ से आए? ये सारी चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पे? एक्सपेक्टेड वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज फोरकास्टिंग में। तो ये चीज आपने ऑलरेडी F2 में पढ़ ली होगी, फोरकास्टिंग स्टेटिस्टिक्स में। वहां पे देखो, सिर्फ हम रेवेन्यूज या कैश फ्लोज नहीं कैलकुलेट करते, हम कभी कभी रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। For the goods expected to be returned, sale is not recognized. A refund liability is recorded with the amount, the right to receive inventory with the corresponding adjustment to the cost of sales. Okay, सर, दो चीजें लिखी हैं यहाँ पे। पहला तो ये जो 20,000 रुपए मैंने एस्टिमेट किए हैं, ये 20,000 रुपए मेरा सेल नहीं है, बल्कि ये क्या है, मेरे पास एक रिफंड लाइबिलिटी है कि सर ये चीज अगर आई तो मैं वापस कर दूंगा। इसे मैंने सेल रिकॉर्ड नहीं किया, इसे मैंने अपने पास क्या रिकॉर्ड किया? एक रिफंड लाइबिलिटी। अच्छा, लाइबिलिटी है तो सर ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 20,000 रुपए के अमाउंट से मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। सर तो एंट्री क्या बनी होगी इसकी? लेट जैसे कैश बना है मेरे पास 2 लाख, सेल बनी है मेरे पास 180, और 20,000 की मेरे पास बनी होगी रिफंड लाइबिलिटी। सही, अगर तो ये 20,000 रुपए के लोग आ जाते हैं तो मैं इसे रिफंड लाइबिलिटी को खत्म करके पैसे उनके वापस कर दूंगा। अगर नहीं आते, लेट्स जस्ट से मैंने कहा 7 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। अगर 7 दिन के अंदर नहीं आते वापस, तो सर मैं 8वें दिन सुबह सुबह आके इस 20,000 को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा अपने पास, या 7वें दिन क्लोजिंग के बाद मैं इसे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा। 7 डेज पूरे हो गए, कहानी खत्म। अब मैं रिटर्न पॉलिसी को नहीं झेल सकता भाई। 7 दिन में नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय। अब मैंने क्या कर दिया, 20,000 को रिकॉर्ड कर दिया अपने पास एज अ रेवेन्यू। If the item is ultimately not returned, then it will be recognized as sale at the point of confirmation of no return। अभी जो मैंने आपको बोला कि 7 दिन की वारंटी थी, 7 दिन में नहीं है, 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, 7 दिन में नहीं है सर, कहानी खत्म। अब मेरे पास ये रेवेन्यू है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अगली चीज जो है हमारे पास, उसे कहा जाता है वारंटी। सर ये वारंटी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इसको अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा सर, तो अब ये वारंटी होती क्या है? सर वारंटी बेसिकली खरीदे हुए सामान के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू आ जाता है, या अगर कोई मसला हो जाता है उस सामान के साथ, तो उस सामान को किस तरीके से सही करवाना है, तब्दील करवाना है या वापस करवाना है, ये वारंटी में आता है। अब वारंटी आपके पास दो तरह की होती है। एक फ्री, जो आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ मिलती है, और एक होती है पेड, या जिसे हम एक्सटेंडेड वारंटी भी कहते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी कभी भी आपको पे फ्री में नहीं मिलती, हमेशा पेड मिलती है। पेड वारंटी का क्या मतलब है सर? अब ऐसी सूरत में मैं पे कर रहा हूं कि भाई खुदा ना खास्ता अगर मेरे सामान को कोई मसला आता है, तो आप मुझे इसे सही करके देंगे फ्री में, आप मुझे इसे तब्दील करके देंगे फ्री में, या आप मुझसे सामान वापस लेंगे फ्री में, यानी कि विदाउट हैविंग एनी
डैमेजेस या डैमेज का कोई भी पैसा कम किए बगैर। अच्छा सर, अब in case of option to purchase warranty separately extended, warranty is distinct and should be recognized as a separate performance obligation। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं एक बंदे को सामान बेच रहा हूं और मैं साथ उसको ये कह रहा हूं कि तुम मुझसे साथ में इसके वारंटी भी परचेज करोगे। क्या परचेज करोगे? वारंटी। तो ऐसी सूरत में सर जो वारंटी मैं बेच रहा हूं वो आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से हटके है एंड शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल भाई, मैंने एक मोबाइल बेचा, या मोबाइल की बात नहीं करते, मैंने एक एसी बेचा। अब एसी के साथ मुझे पता है सर प्लस 1 ईयर वारंटी आती है फ्री। मैंने उसको कहा कि भाई तुम मुझसे 10,000 रुपये ऊपर ले लो, लेकिन मुझे 3 साल की वारंटी चाहिए। अब 1 साल तो मेरे पास वैसे ही थी, मैंने 10,000 रुपये ऊपर देके 2 साल की वारंटी एक्स्ट्रा परचेज कर ली। अब जरा समझना इस बात को, ये जो 10,000 रुपये मैंने ऊपर दिए हैं ना सर, जब तक मेरे 3 साल मुकम्मल नहीं हो जाते, ये 10,000 रुपये पूरा का पूरा रेवेन्यू में रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्या मतलब है सर इस बात का? मुझे एसी बेचा, लेट जस्ट से 1 लाख रुपए में, मैंने 10,000 रुपये ऊपर दिए ताकि मेरे पास एक्सटेंडेड वारंटी आ जाए 3 साल। सर 1 लाख रुपए तो जब मैंने एसी बेचा, इंस्टॉल किया, लगवा लिया, चला लिया, रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया। ये जो 10,000 रुपये अलग से मैंने पे किए हैं ना, ये 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हर साल 1 साल वाला अमाउंट रेवेन्यू में रिकग्नाइज हो जाएगा इस तरीके से। If a customer does not have the option to purchase a warranty separately, an entity shall amount for the warranty in accordance with IS 37 provisions, contingent liability and contingent asset principles versus agent सॉरी ये अलग है बेटा, ये प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसिडरेशन ये अलग है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं अभी, ये शायद मिसप्रिंट हो गया। अब सर ये समझिएगा जरा, अगर मेरे पास वारंटी अलग से खरीदने का ऑप्शन ही नहीं है, नहीं भाई हम अलग से वारंटी नहीं देते, आप बाहर से किसी से भी सही करवा लेना, 1 साल आपको दे रहे हैं बस वही है, उसके बाद कुछ भी होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो सर ऐसी सूरत में जो फ्री की वारंटी है ना, उसे हम ट्रीट करते हैं एज पर IS 37 प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। वहां पे हम एक प्रोविजन बना लेते हैं कि खुदा ना खास्ता इतना मसला आ सकता है, तो मुझे पहले से पता और मैंने प्रोविजन बनाया हुआ हो। अब आते हैं सर प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसिडरेशन पे, जो अगला पार्ट है सर। सर ये प्रिंसिपल और एजेंट होता क्या है पहले ये समझ लो। प्रिंसिपल कहते हैं उस इंसान को, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट ये अलग एरिया है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे कि ये डिफरेंट एरिया है। सर व्हाट इज अ प्रिंसिपल एंड व्हाट इज एन एजेंट? प्रिंसिपल और एजेंट बेसिकली दो अलग अलग पार्टीज हैं जो एक ही चीज को बेचने के लिए निकली हैं। एक बंदा वो है जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड है विद द गुड्स दैट और सर्विसेज दैट शुड बी सोल्ड, और दूसरा बंदा वो है जो सिर्फ चीज बेचने के लिए आया है और वो चीज बेच के अपना कमीशन लेके अलग हो जाता है। सर वो बंदा जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड गुड्स के साथ एसोसिएटेड है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल, यानी कि द ओनर ऑफ द गुड्स और सर्विस। और फिर आता है एजेंट जो अपना कमीशन लेके निकल जाता है, जिसे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हाँ भाई मैंने चीज बिकवा दी, मुझे मेरे पैसे मिल जाए, बात खत्म। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। When another party is involved in providing goods or service to a customer, the entity shall determine whether the nature of its promise is performance obligation to provide the specific goods or service itself, यानी कि the entity's principal, or to arrange for another party to provide the goods or services, that is the entity is agent। अब देखो अक्सर होता क्या है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सर पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्री है जिसे कहा जाता है एचवैक। एचवैक इज हीटिंग वेंटिलेटिंग एयर कंडीशनिंग एजेंसी। अब यहां पर विद इन पाकिस्तान सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट बहुत कम प्रोडक्शन में होती है। ज्यादातर जो हमारे इक्विपमेंट हैं वो कहाँ से आते हैं सर? जापान से, यूरोप से,
चाइना से, सऊदी अरब से, और दुनिया के दीगर ममालिक से। अब सर ये जो लोग हैं जिन्होंने सामान बेचना है अपना, जिनका रिस्क एंड रिवॉर्ड इस सामान के साथ है, तो सर ये तो हो गए आपके प्रिंसिपल्स। ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स। और इन्होंने पाकिस्तान में अपने डिफरेंट एजेंट्स रखे हुए, जैसे कि कोई भी XYZ कंपनी, लेट्स जस्ट से NTI, मैकाटेक, डायनामिक, पोर्टे, ये अब कौन है? ये एजेंट्स हैं सर। इनका काम क्या है कि सर वो इनके बिहाफ पे यहाँ पे चीजें बेचते हैं, अपना सामान, अपना कमीशन लेते हैं और चलते बनते हैं भाई। अब एक बंदा जो जापान से चीज बना के बेच रहा है, ये तो समझ आ गया प्रिंसिपल है। जो यहां बैठ के जापान से चीज मंगवा के यहां प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन है? एजेंट है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। An entity is principal if the entity controls the promise of goods or service before the entity transfers the goods or service to the customer. However, an entity is not necessarily acting as a principal if the entity obtains the legal title of the product only momentarily before legal title is transferred to the customer. भाई देखो होता क्या है, सामान मंगवा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये चीज काम करती है। आपने जापान से, लेट जस्ट से, कूलिंग टावर मंगवाया। आपने जापान से कूलिंग टावर मंगवाया। अब कूलिंग टावर आ रहा था कुकेन से। मंगवाया किसने? NTI ने। मंगवाया किसके लिए? लेट्स जस्ट से यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी के लिए मंगवाया। अब ऐसी सूरत में जब NTI यूनिवर्सिटी के लिए कूलिंग टावर मंगवा रही है, तो क्या वो कूलिंग टावर पे NTI का कोई हक है? नहीं सर। NTI ने सिर्फ कुकेन से LC खुलवाई, या कुकेन के नाम पे LC खोली, और वो कूलिंग टावर मंगवा के सब दे दिया किसको? यूनिवर्सिटी को। तो यहाँ पे कुकेन, क्योंकि इसके पास कंट्रोल था कि मैंने ये सामान देना है एट द गिवन टाइम, तो कुकेन जो है वो एक्ट करेगा एज प्रिंसिपल। NTI जिसके पास ये राइट था कि वो सामान को बेच सकती है, और यूनिवर्सिटी जिसके पास सामान, जिसने परचेज किया था, तो यूनिवर्सिटी तो सीधा सीधा कस्टमर होगी। NTI एजेंट किस तरीके से, अब जरा ये समझो, NTI की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये उसने कूलिंग टावर बेचना है, और जब कुकिन ने कूलिंग टावर भेजा तो उसने यूनिवर्सिटी के नाम पे नहीं भेजा, क्योंकि LC खोली थी NTI ने, तो कूलिंग टावर NTI के नाम पे आया पहले। तो फॉर अ स्मॉल टाइम या मोमेंटेरली NTI के नाम पे लीगल ओनरशिप क्या हुई? ट्रांसफर हुई। बट स्टिल NTI इज नॉट द प्रिंसिपल, क्योंकि गुड्स को पहुंचाने की जिम्मेदारी NTI की नहीं थी, गुड्स को पहुंचाने की जिम्मेदारी कूलिंग टावर कुकिन की थी। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। when an entity is when an entity that is a principal satisfied a performance obligation, the entity recognize revenue in the gross amount of the consideration to which it expects to be entitled in exchange for those goods or services transferred. Okay sir, fair enough. सर लेट्स जस्ट से उनका कूलिंग टावर आया था हमारे पास, 10 लाख जापानीज येन का, 10 लाख जापानी येन का कूलिंग टावर आया था मेरे पास। NTI का इसमें कमीशन था 20%, तो 2 लाख येन। गाइस सॉरी, मेरा पता नहीं पेन का क्या मसला आ गया, चलते चलते इसको एकदम तकलीफ होती है। तो 2 लाख जापानी येन जो है, ये
किसका कमीशन है? एनटीआई का। अब कूलिंग टावर बेचने के लिए कुकिन क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा अपने पास? 8 लाख। कुकिन क्या रिकॉर्ड करेगा अपने पास? 8 लाख जापानी येन। जबकि एनटीआई अपने पास रिकॉर्ड करेगा 2 लाख जापानीज येन। सही। An entity is an agent if the entity's performance obligation is to arrange the provision of goods or service by another party. When an entity that is an agent satisfied a performance obligation, the entity recognizes revenue in the amount of any fee or commission to which it is expected to be entitled in exchange for arranging for the other party to provide the goods or service. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर 10 लाख का कूलिंग टावर था, 8 लाख रुपए 8 लाख जैपनीज येन जो है वो चले गए कुकिन को, और 2 लाख जैपनीज येन कहाँ चले गए? कमीशन में एनटीआई के पास। तो एनटीआई का रेवेन्यू हो गया 2 लाख जैपनीज येन। अच्छा, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं कि एन एंटिटी एजेंट कब होगी, ये आप लोग एक दफा पढ़ लो। वैसे मैंने अभी सारी चीजों पर आपको समझा दी है, तो यू गाइस कैन लाइक पॉज दिस थिंग एंड आप एक दफा इसको पढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं सर। रीपर्चेज एग्रीमेंट, दैट इज द फाइनल एरिया ऑफ IFRS 15 एज फार एज एफएफए इज कंसर्न। सर ये रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है? A repurchase agreement is a contract in which an entity sells an asset to the and also promises or has the option either in the same contract or in another contract to repurchase the asset. The repurchased asset may be the asset that was originally sold to the customer, an asset that is substantially the same as that asset, or another asset of which the asset that was originally sold is a component. अच्छा भाई, सिंपल सी बात करते हैं। मैं एक शोरूम चला रहा हूँ, मेरे पास एक शोरूम है, कार शोरूम। मैंने एक सिविक बेची, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने अपने दोस्त को बोला यार एक सिविक आई हुई है, खरीद ली। बेचना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन पैसों की जरूरत थी। मैंने क्या कहा, भाई खरीद लो। उसने मुझसे सिविक खरीद ली, लेट जस्ट से 8 मिलियन रुपीस की, 80 लाख रुपए की उसने मुझसे सिविक खरीद ली। और मैंने उसको ये बात बोली कि भाई ये तुम सिविक लेके तो जा रहे हो, सही है, आज से 1.5 साल के बाद मैं तुमसे ये वापस खरीदूंगा। आज से 1.5 साल के बाद मैं तुमसे वापस खरीदूंगा, या अगर तुम चाहो तो तुम मुझे ही वापस ये बेच सकते हो। देखो मैंने अभी आपको सिर्फ 2 ऑप्शन बताए। पहली चीज क्या, मैं तुमसे ये वापस खरीदूंगा, या तुम चाहो तो मुझे बेच सकते हो, चाहो तो कहीं और भी बेच सकते हो, जरूरी नहीं है। एन एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू रीपरचेज द एसेट अ फॉरवर्ड, 1.5 साल के बाद तुमसे खरीदूंगा। एन एंटिटीज राइट टू रीपरचेज द एसेट अ कॉल ऑप्शन, चाहो तो मुझे बेच सकते हो, चाहो तो किसी और को भी बेच सकते हो। एन एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू रीपरचेज द एसेट एट अ कस्टमर्स रिक्वेस्ट, कस्टमर आके मुझे बोले कि यार 1.5 साल हो गए, अब तुम मुझसे खरीद लो भाई। अब जरा इन तीनों सिनेरियोस को समझना। पहला सिनेरियो क्या था कि मैं चीज खरीदूंगा तुमसे एक्स्ट्रा पैसे देके, मैं चीज खरीदूंगा तुमसे एक्स्ट्रा पैसे देके। भाई स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर तुमने किसी कस्टमर के साथ ये वादा किया है कि आज तुम मुझसे सामान खरीद लो, 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे के ये सामान तुमसे वापस खरीदूंगा। तो भाई ये तो सेल ही नहीं है, ये सेल नहीं है, ये तो उधार है। तुमने उसको कहा कि भाई तुम्हें पैसों की जरूरत थी, तुमने उसको सामान बेच दिया, और तुम उसको कह रहे हो कि 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद मैं तुमसे खरीद लूंगा। तो ये तो टेक्निकली आप उधार दे रहे हो भाई, उधार ले रहे हो भाई। ये तो सिंपल वही बात होगी, मैंने अपने घर के कागज बैंक को दिए, बैंक से पैसे ले लिए, और बैंक को कहा 5 साल के बाद मैं तुमसे वापस ले लूंगा एक्स्ट्रा पैसे देके। डूड इट्स मोर्गेज, इट्स मोर्गेज, इट्स नॉट सेल। इसको आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इट्स मोर्गेज। अच्छा दूसरी चीज, मैंने कहा भाई देखो तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो मुझे बेच दो, चाहो तो मुझे बेच दो, चाहो तो किसी और को बेच दो, बिकॉज तुम्हारी चीज है, तो ये सेल है भाई। उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो मुझे बेच दे, चाहे तो किसी और को बेच दे। तीसरी चीज, कस्टमर आके मुझे कहता है यार देख चला ली मैंने 1.5 साल, दिल भर गया यार, अब तू वापस ले मुझसे। ओके फेयर इनफ, ऐसी सूरत में भी मैं सेल ही रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। अब मैं वापस खरीद रहा हूँ, मैंने उससे कोई वादा नहीं किया था कि मैं तुमसे खरीदूंगा। वो आया, वो आके मुझे बोलता है यार
तुमसे खरीदी थी, मुझे पैसों की जरूरत है, 1.5 साल हो गए चला चला के, वैसे ही अब दिल भर गए, तुम खरीद लो वापस। अब मैं जिस भी कीमत पे खरीदूं वो एक अलग कहानी है। टेक्निकली जो मैंने बेचा था वो रेवेन्यू मेरा रिकग्नाइज हो गया। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अच्छा सर, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जहां पे IFRS 15 एप्लीकेबल नहीं है। ये स्टैंडर्ड जरा समझ लो। IFRS 15 इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। पहली चीज, अगर आपका कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आप किराए पर चीजें दे रहे हो, तो ऐसी सूरत में वो लीज में आएगा, लीजेस में आएगा, रेवेन्यू में नहीं आएगा। या फिर यूं कह लो कि वो ऑपरेटिंग लीज है या आपकी फाइनेंसिंग लीज है, वो एक अलग कहानी है। इसी तरीके से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है सर, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो आप पे करते हो वो भी आपके रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं है, वो अलग चीज है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सर आप कोई लाइक शेयर्स वगैरह परचेज कर रहे हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर, सब्सिडरी का जो भी रेवेन्यू है वो आप उसको एज रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर ट्रीट नहीं कर सकते। सिमिलरली जॉइंट अरेंजमेंट्स, आप मिलजुल के कोई काम कर रहे हो, वो एक अलग कहानी है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, ये जब आप इंशाल्लाह पढ़ोगे अपने पास कंसोलिडेशन, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आखिरी चीज जो यहाँ पे लिखी हुई वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटीज। सर ये समझना जरा, ये रेवेन्यू किस तरीके से लोग रिकग्नाइज करते थे, जबकि ये रेवेन्यू नहीं है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बिटवीन एंटिटीज का क्या मतलब है? सर मैं इम्तियाज का एक स्टोर चला रहा हूँ, एक इम्तियाज का स्टोर थोड़ा सा आगे करके खुला हुआ है। लेट्स जस्ट से मैं कयूमाबाद में हूँ, मैं DHA वाला इम्तियाज का स्टोर चला रहा हूँ सर, और एक इम्तियाज का स्टोर जो है वो अवामी मरकज पे है, EOBI सेंटर में। अब अवामी मरकज के पास कुछ सामान खत्म हो जाता है जिसकी डिमांड है वहां पे, और अभी इतना टाइम नहीं है कि वो हेड ऑफिस में कॉल करके वहां से मंगवाए। अवामी मरकज ने क्या किया, उसने बोला यार तुम्हारे पास DHA में सामान पड़ा हुआ है, तुम एक काम करो, ये सामान थोड़ा सा गाड़ी में डालो, मेरे पास भिजवा दो। सर ऐसी सूरत में DHA इम्तियाज ने टेक्निकली एक सामान उठा के अवामी मरकज में भेज दिया ताकि वो बिक सके। तो टेक्निकली तो DHA को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन ये रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। रीजन बीइंग कि सर ये एक्सचेंज प्रॉपरली क्या है, टू फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेशन ऑफ सेल टू कस्टमर। भाई मेरे पास एक चीज खत्म हो गई थी, मैंने अपनी दूसरी दुकान से मंगवा के तुम्हें दी है, दूसरी दुकान वाला उसे सेल कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड हम दोनों तो एक ही है ना भाई। तो ऐसी सूरत में सेल रिकॉर्ड नहीं होती। सर दिस इज इट, दिस इज अ चैप्टर IFRS 15। आई बिलीव आप सबको ये चीज समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर। आप सब मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी हवाले से। मैंने इसमें आप लोगों को कोई भी अभी तक कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं करवाया, क्योंकि एज सच इसमें कैलकुलेशन इतनी मुश्किल है भी नहीं। आपको दो चीजों का ख्याल रखना होता है। पहली, क्या मेरी ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पे? मोस्ट ऑफ द टाइम अक्रूवल बेसिस की ट्रांजेक्शन आपको मिलेगी। दूसरी चीज, जो चीज मैं बेच रहा हूँ क्या वो मैंने वापस खरीदने का वादा तो नहीं लिया? तीसरी चीज, जो चीज मैं बेच रहा हूँ क्या उसके साथ कोई ऐसी चीज एसोसिएटेड तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी चीज की जो मेरा जो रेवेन्यू है वो डिलेड रेवेन्यू में आ जाए, या अनरिकग्नाइज्ड रेवेन्यू में आ जाए, या अनरियलाइज्ड रेवेन्यू में आ जाए। और फिर आ जाती है इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज। सर नॉर्मल अगर सेल है तो सेल क्रेडिट, कैश बैंक डेबिट, या रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उसमें हमें देखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की अप्रूवल क्या है, किस किस तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और फिर उस हिसाब से हम अपने रेवेन्यू को या तो अर्न या अनअर्न के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सारी चीजें कुछ नया नहीं है भाई, आप अक्रूवल इन प्रीपेमेंट में पढ़कर आ चुके हो। कुछ नया नहीं है भाई, आप सारी चीजें जो IAS 37 में पढ़कर आ चुके हो। कुछ नया नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज को आइडेंटिफाई करना होता है, वो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड द प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। अगर आप ये चीज रिकग्नाइज कर ले तो ये स्टैंडर्ड लिटरली हलवा है। इट्स अ बिट ट्रिकी, इट्स नॉट टफ। ट्रिक समझ जाओ, बहुत आसान है स्टैंडर्ड। हलवा है हलवा। अगर आपको इसका सिर्फ एक वो कंक्लूजन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज अगर आपको समझ आ जाए तो इट्स लिटरली हलवा। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कांटेक्ट मी। आई हैव रिटन डाउन माय नंबर। दिस फाद अमीन साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।